हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स के अंतर्गत दूसरा चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर एंड स्केलर। इससे पहले हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन को कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं वो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि वेक्टर और स्केलर क्या होता है, और इससे जुड़े जितने भी प्रश्न होते हैं उसको भी लास्ट में देखेंगे कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो वेक्टर किसे कहते हैं, तो वैसा भौतिक राशि जिसमें क्या होता है दोस्तों, तो दिशा के साथ साथ क्या होना चाहिए, परिमाण होना चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, और ये जो वेक्टर क्वांटिटी होता है ये बीजगणित, साधारण बीजगणित को क्या करता है, नियमों का पालन नहीं करता है। इसका क्या मतलब है कि साधारण बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करता है। जैसे समझिए कि अगर मान लीजिए कि कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, और अगर हम इधर से क्या कर रहे हैं कि 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, और इस तरफ से हम क्या कर रहे हैं कि 3 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम डायरेक्ट इसको 3 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन करके डायरेक्ट इसको हम 8 न्यूटन के बराबर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, इक्वल टू 8 न्यूटन के बराबर नहीं होगा। इसीलिए कह रहा है कि ये जो है सदिश जो होता है, वेक्टर क्वांटिटी जो होता है, वो क्या करता है, तो वो बीजगणितीय जो है नियमों का पालन नहीं करता है। ठीक है, इसमें इसका इस तरह के बीजगणितीय नियमों का पालन ये नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है वही स्केलर की अगर हम बात करें, अदिश राशि की, तो वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो। ठीक है, जिसमें क्या हो, जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो। ठीक है, तो दिशा जिसमें नहीं होगा, केवल परिमाण होगा, यानी कि ओनली जिसमें मैग्नीट्यूड होगा और जिसमें क्या होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं, यानी स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और ये क्या होता है कि साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन करती है। इसमें अगर हम देखें साधारण बीजगणितीय के नियमों का पालन करती है, इसका मतलब हुआ कि स्केलर क्वांटिटी में हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि 2 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन अगर ऐड कर दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 न्यूटन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। वही हम देखे थे कि वेक्टर क्वांटिटी में इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि ये जो है साधारण बीजगणित नियम का पालन नहीं करता है। आगे इसको और भी अच्छे से क्लियर होगा जब हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि आखिर सदिश वैसे कौन से राशि हैं, कौन कौन से क्वांटिटी है जो सदिश है और कौन सा अदिश है, उसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए, विस्थापन की अगर हम बात करें, विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युत क्षेत्र, बल, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र, ये सभी क्या है दोस्तों, तो ये भी सभी सदिश क्वांटिटी, सदिश राशि है। यानी कि इसके साथ अगर विस्थापन की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसके साथ जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। वही अगर हम वेग की बात करें या त्वरण की बात करें तो इसमें भी क्या है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों इसमें है। तो इसीलिए इसको हम वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत रखते हैं। वही अगर हम बात करें अदिश राशि की, तो ये क्या होता है, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव, ताप, धारा, ये सभी क्या है दोस्तों, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो ये इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं होता है। क्या अगर हम बात करें शक्ति की, तो बताइए कि शक्ति में ऐसा होता है कि अगर हम पूरब की ओर जाएंगे तो ज़्यादा शक्ति होगा, पश्चिम की ओर जाएंगे तो कम होगा। तो इसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसीलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत रखते हैं। अब हम बात करते हैं कि सदिशों का निरूपण कैसे करते हैं, यानी कि आखिर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर की, तो इसका कैसे करते हैं। तो इसका निरूपण किया जाता है, हम अगर मान लिया जाए वी वेक्टर लिखना है और उसमें क्या करेंगे, एक एरो लगा देंगे। और एरो किस चीज़ का डिनोट करता है, तो एरो जो होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सदिशों को निरूपित करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर अगर हम क्या करते हैं, भौतिक राशि के ऊपर क्या करते हैं, तीर का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ पे तीर क्या दिखाता है, तीर का जो माथा होता है, यानी कि तीर का जो ये हेड होता है, वो क्या करता है, उसकी दिशा को बताती है, और उसकी जो लंबाई होती है वो उसका परिमाण को क्या करती है, बताती है। तो इस तरह से आप क्लियर हो गया होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ए, और ये वेक्टर है। ठीक है, तो ये इसके माथा जो है, इसका माथा क्या कर रही है, इस तरफ डायरेक्शन को बता रही है, और इसकी लंबाई जो क्या करता है, इसके परिणाम को रिप्रेजेंट करता है। वही अगर हम बात करें सदिशों का परिणाम का निरूपण क्या होता है, परिणाम का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे समझिए। जैसे कि वहाँ पे हम तो सिर्फ देख रहे थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं। वही इसका परिणाम की अगर बात करेगा तो इसको हम या तो मॉडुलस में डाल देंगे, या फिर इसको हम एक और तरीका से लिख सकते हैं, मॉडुलस नहीं लिखेंगे तो, या फिर जो एरो का निशान है उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे।
तो इस तरीके से या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यानी कि किसी का मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा तो इस तरीके से उसको डिनोट करेंगे। चलिए, कह रहे सदिशों का बीजगणित यानी वेक्टर ऑफ अलजेब्रा, सदिशों का जोड़ का नियम क्या होता है। इसमें दो तरीके का नियम पढ़ेंगे, एक तो ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे और एक दूसरा पैरेललोग्राम लॉ को पढ़ेंगे। तो त्रिभुज लॉ में क्या होता है कि इसमें क्या होता है दोस्तों कि अगर ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये क्या है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, तो क्या करते हैं कि पहले वेक्टर के हेड से, ठीक है, जैसे देखिए इसका क्या रूल होता है कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर को टेल से क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, और लास्ट में फिर क्या करते हैं कि पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर को हेड से जब मिला देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। और इसी को रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और प्लस क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी को ऐड किए हैं तो क्या हो गया, वेक्टर ए और वेक्टर बी को, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा क्या आया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये ट्रायंगल लॉ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा समानांतर चतुर्भुज का नियम यानी कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जब कोई दो सदिश यानी ए और बी एक दूसरे के थीटा कोण पर हो, यानी कि कोई दो सदिश है, जैसे कि ये देखिए ये है और ये है, दोनों के बीच में क्या है, थीटा कोण है। ठीक है, थीटा कोण है, तो जब हम इसका रिजल्टेंट अगर वेक्टर निकालेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर किस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से इसको निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, जब ट्रायंगल लॉ हम अगर देख रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था कि जब एक का हेड से दूसरे के टेल से ज्वाइंट करते हैं तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर आर आ रहा था। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर, और यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं कि होता है रूट अंडर, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा हमारा वो क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर। देखिए क्या होता है कि रूट अंडर, रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। ठीक है, ये होता है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए मॉडुलस लगा हुआ है, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये आखिर क्या है। तो ये जो है हमारा अगर रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है कि यहाँ पे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या बताए थे कि मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसको मॉडुलस लगाते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसको भी हम इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। उसी तरह से अगर माइनस में निकालना है तो उसको क्या करेंगे, इस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कर ये थीटा क्या है दोस्तों, तो थीटा जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है। फिर देखिए कह रहा है कि दो सदिशों के परिणामी का परिमाण कभी भी शून्य नहीं हो सकता है और न ही ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, दो सदिशों के परिणामी का परिणाम कभी भी शून्य नहीं हो सकता है और न ही ऋणात्मक हो सकता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कह रहा है देखिए एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर पूरब की दिशा में 3 न्यूटन का बल लगता है तथा उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन का बल लगता है तो परिणामी बल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक दिया गया है। ठीक है, और इसमें देखिए ये कह रहा है कि पूरब की दिशा में, यानी पूरब की दिशा में ये 4 न्यूटन का बल लगा है। ठीक है, पूरब की दिशा में 4 न्यूटन का बल लगा है और ये पश्चिम के दिशा में, उत्तर के दिशा में 3 न्यूटन का बल लगा है, तो परिणामी वेक्टर क्या होगा। ठीक है, तो परिणामी वेक्टर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो ये थीटा का वैल्यू जो क्या दिया गया है दोस्तों, तो 90 डिग्री है। ठीक है, और वेक्टर ए कितना है, तो 3 न्यूटन, वेक्टर बी क्या है 4 न्यूटन। तो अभी हम पढ़े हैं कि वेक्टर ए दिया हुआ रहे, वेक्टर बी दिया हुआ रहे, और जब रिजल्टेंट वेक्टर निकालना हो तो हम ये फार्मूला का यूज़ करते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब ए के जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए, बी के जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए और cos थीटा के जगह पे क्या करेंगे, 90 पुट कर देंगे। cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो cos थीटा का वैल्यू 0 होता है। तो सोचिए यहाँ से लेके आपका टर्म क्या हो जाएगा, जितना भी मल्टीप्लाई में है यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो 16 9 25, तो रूट अंडर 25 का क्या उतना हो जाएगा, 5 न्यूटन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। अब देख लीजिए जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि यदि दो सदिशों का परिमाण समान हो तथा उसके परिणामी का परिमाण भी सदिश के समान हो तो उनके बीच का कोण क्या होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो सदिश कहने का मतलब क्या हुआ, सदिश का मतलब हुआ कि उसके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा वेक्टर बी है और ये हमारा वेक्टर ए है
और ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो अभी हम बताए थे कि रिजल्टेंट वेक्टर को निकालने के लिए क्या करते हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर को निकालने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, प्लस 2ab cos थीटा होता है। ठीक है, 2ab cos थीटा है। तो यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि यहाँ पे जो है परिणामी समान होता था, उसके परिमाण का परिमाण भी सदिश के समान हो। ठीक है, तो दोनों क्या है यहाँ पे समान है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो वेक्टर ए है, बी है और आर है, रिजल्टेंट है, वो क्या है, परिमाणी और परिणाम दोनों समान है। सबको क्या मान लिए हैं, एक्स मान लिए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर हम रूट यहाँ पे फॉर्मूला में तो आप सोच रहे होंगे कि रूट रहता था, तो आर इक्वल टू रूट में रहता है। तो जब दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा कि रूट कैंसिल हो जाएगा और इस तरफ स्क्वायर आ जाएगा। तो आर स्क्वायर की जगह पे अब एक्स माने हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू 2 प्लस 2 cos थीटा आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, और cos थीटा बराबर -1/2 जो कि कितना है, तो ये 120 डिग्री का वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है। तो ये फार्मूला तो आपको ध्यान रखना ही है कि अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इसको ये फार्मूला का यूज़ करेंगे। अगर नेगेटिव में अगर माइनस में ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका यूज़ करेंगे। अब देखिए कुछ और भी पॉइंट्स है जिसको हमको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि एक और यहाँ पे बात याद रखना है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन ये देखिए, ठीक है, कह रहा है कि अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है तो निम्न में से कौन सा परिमाणी का परिणाम जो है नहीं हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर आर मैक्सिमम निकालना है दोस्तों, आर मैक्स निकालना है तो इसमें क्या होता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। उसी तरह से आर अगर मिनिमम निकालना है तो क्या करते हैं कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर क्या करते हैं, बी करते हैं, और ये जो हमारा होगा वो क्या होगा, मॉडुलस में होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो अब देखिए ये तो पता हो गया दोस्तों, ये है हमारा फार्मूला। अब इसी को फार्मूला का यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। जैसे कह रहा है कि 3 न्यूटन कह रहा है कि 4 न्यूटन आरोपित हो रहा है, तो कह रहा है कि कौन सा परिमाणी परिणाम नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आर मैक्स निकालेंगे और आर मिन निकालेंगे। ठीक है, तो आर मैक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 न्यूटन 3 न्यूटन को जोड़े तो 7 न्यूटन हुआ, और 4 में से 3 को घटाएं तो 1 न्यूटन हुआ। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन है जो 4 और 1 के बीच में है, वो तो होगा, लेकिन 7 और 1 के साथ 1 से 7 के से बाहर कोई भी संख्या वैसा दिया हुआ रहेगा जो नहीं होगा। तो देखिए 6 भी है, 2 भी है, 5 भी है, लेकिन 8 है, 8 न्यूटन इसके बीच में आता है तो नहीं आता है। तो ये परिणामी परिणाम नहीं हो सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 8 न्यूटन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए एक यहाँ पे अब समझना है हमको सदिशों का गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर समझना है। तो देखिए सदिशों का 2 तरह का गुणनफल होता है। ठीक है, एक तो होता है सदिशों का अदिश गुणनफल और एक सदिशों का सदिश गुणनफल होता है। तो सीधे याद रखना है कि अगर डॉट की अगर हम बात करें, डॉट प्रोडक्ट की, तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है दोस्तों ये अदिश गुणनफल होता है। क्या होता है, अदिश इसको हम कहते हैं। डॉट से याद रखना है अदिश, और वही अगर हम क्रॉस की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले पढ़ेंगे अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो कह रहा है सदिशों के अदिश गुणनफल को डॉट से, कह रहा है सदिशों के अदिश गुणनफल को डॉट से सूचित किया जाता है। यदि कोई 2 सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका अदिश गुणनफल क्या होगा, ए डॉट बी अगर निकालना है तो क्या होगा, ए बी कॉस थीटा होगा। ठीक है, ए डॉट बी निकालना है तो क्या होगा, ए बी कॉस थीटा होता है। अब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई 2 वेक्टर है। ठीक है, ये क्या है, 2 वेक्टर है, वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, जिस दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो ए डॉट बी अगर निकालना है दोस्तों तो यही फार्मूला क्या लगाएंगे, ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पे कह रहा है कि सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश होता है। ठीक है, सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश होता है। दैट मीन्स कह रहा है कि जो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होगा वो भी क्या होगा, जिसका गुणनफल करेंगे, जैसे अदिश गुणनफल करेंगे तो अदिश प्राप्त होगा। अब हम सदिशों का सदिश गुणनफल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सदिश प्राप्त होगा। इस दोनों पॉइंट को ध्यान रखना है। अब हम जानते हैं सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है। तो सदिश गुणनफल दैट मीन्स की क्रॉस प्रोडक्ट हमको करना है। अब देखिए क्या कह रहा है कि अब यहाँ पे 2 वेक्टर है, वेक्टर ए है और वेक्टर, देखिए वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। ठीक है, अब दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है।
अब हम यहाँ पे कर रहे हैं क्या, सदिश गुणनफल। तो सदिश गुणनफल यानी A क्रॉस B करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे हो रहा था ए बी कॉस थीटा हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ए बी साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। चूँकि अदिश में, चूँकि सदिश जो होता है उसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, इसलिए डायरेक्शन के लिए यहाँ पे एन कैप लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A क्रॉस B इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वही पॉइंट है फिर से कि सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है वो भी क्या होता है, सदिश होता है। अभी कुछ देर पहले बताए थे कि जो सदिशों का अदिश गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, अदिश होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि सदिशों का गुणनफल होता है, तो अभी बताए थे कि सदिशों का जो गुणनफल होता है वो कैसा होता है, सदिश और अदिश दोनों हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं दिया गया है कि सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है या सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है। यहाँ पे डायरेक्ट आपसे पूछा है कि सदिशों का गुणनफल होता है, तो सदिशों का गुणनफल कैसा होता है, सदिश भी हो सकता है, अदिश भी हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, दिया हुआ है वेक्टर ए और वेक्टर बी का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है देखिए कह रहा है कि वेक्टर ए दिया हुआ है इतना, वेक्टर बी दिया हुआ है। ठीक है, तो ए बी के अदिश गुणनफल क्या होगा, तो अदिश गुणनफल का मतलब क्या हो गया, दोनों को क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, तो जो आई कैप के साथ है वो दोनों को गुना करेंगे, जो जे कैप के साथ है उसको गुना करेंगे, जो के कैप के साथ है उसको गुना करेंगे। तो देखिए 3 × 4 क्या हो जाएगा, 12, उसी तरह से 4 × 6 क्या हो जाएगा, 24, 8 × 9 क्या हो जाएगा, 72। तो टोटल आंसर क्या हो गया, 108 हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आपसे बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अदिश गुणनफल क्या होगा, तो ये तो आप बना सकते हैं। देखिए वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसका क्या है, सेम क्वेश्चन है, तो ये बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कह रहा है कि सदिशों का वियोजन क्या है। ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ वेक्टर क्या है, तो डिसोसिएशन ऑफ जो वेक्टर होता है दोस्तों वो क्या होता है, इसको समझिए। कह रहा है कि किसी सदिश के प्रभाव को 2 या 2 से अधिक दिशाओं में व्यक्त करने की प्रक्रिया को सदिशों का वियोजन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि समझ लीजिए कि अगर कोई यहाँ से एक जो है क्या लग रहा है कि एक्स एच के अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, एक्स के अकॉर्डिंग अगर हम क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और वाई एच के अकॉर्डिंग लग रहा है, एक एक्स एक्स के अकॉर्डिंग लग रहा है। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका क्या होगा, अगर रिजल्टेंट वेक्टर हमारा एफ दिया हुआ है तो ये जो होगा हमारा एक्स एच के जो अकॉर्डिंग लगेगा वो क्या होगा, एफ कॉस थीटा होगा, और जो हमारा क्या लगेगा, वाई एच के अकॉर्डिंग लगेगा वो क्या होगा, एफ साइन थीटा लगेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। यही हमारा क्या है, डिसोसिएशन ऑफ वेक्टर। डिसोसिएशन ऑफ वेक्टर क्या है दोस्तों, जब 2 या 2 से अधिक दिशाओं में व्यक्त करने की प्रक्रिया को सदिशों का क्या कहते हैं, वियोजन कहते हैं। जब सदिश के प्रभाव जो है 2 या 2 से अधिक दिशाओं में व्यक्त करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, सदिशों का वियोजन कहते हैं। देखिए तो एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग क्या लगता है, तो एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए रिजल्टेंट वेक्टर एफ दिया हुआ है तो एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग क्या होगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और वाई अक्ष के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वाई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि ये क्वेश्चन एग्जांपल में समझिए, कह रहा है नीचे दिए गए अक्ष में एक्स अक्ष वाई अक्ष के परिणाम क्या होगा। एक्स अक्ष की दिशा में परिमाण जो दिया है, जैसे देखिए यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है कि F इक्वल टू क्या है, 10 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो एक्स अक्ष के जो अकॉर्डिंग लगता है वो एफ कॉस थीटा लगता है, वाई अक्ष के एफ साइन थीटा लगता है। तो अब एफ के जगह पे क्या करिए, 10 को पुट कर दिया, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है, तो बताइए एफ के जगह पे हम क्या किए, 10 को पुट कर दिया, कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। फिर इसको सॉल्व किए तो क्या आ गया, इतना न्यूटन आ गया। उसी तरह से वाई अक्ष की दिशा में परिमाण अगर निकालना है तो एफ साइन थीटा होता है, तो एफ के जगह पे क्या किए, 10 पुट कर दिए, और साइन 30 का इक्वल टू कितना होता है, 1/2 होता है, तो 10 × 2 कितना हो गया, 5 न्यूटन हो गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको जैसे देख लीजिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या कि वेक्टर ए इक्वल टू दिया हुआ है 3i वेक्टर और 3j कैप दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से परिणाम इसका क्या होगा, तो परिणाम क्या होगा, तो बताइए कि इसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर वेक्टर ए है, एक्स अक्ष में इसका परिणाम क्या होगा, एक्स अक्ष में पूछेगा तो क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, वाई अक्ष में पूछेगा तो क्या होगा, 4 होगा। जो ये दिया हुआ है दोस्तों वही हमारा क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा।
ठीक है। तो हम देखिए एक्स अक्ष में पूछेगा तो 3 होगा, वाई अक्ष में अगर पूछता है तो 4 होगा, जेड अक्ष में पूछता है तो क्या होगा 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि यहाँ पे के कैप के बारे में जो है कुछ दिया हुआ नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? तो अभी हम बताए थे कि हम मैग्नीट्यूड जो परिणाम कैसे लिखते हैं, या तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, तो या फिर हम इसको क्या करते हैं इस तरीके से लिखते हैं। तो इसका जो परिणाम निकलेगा, यहाँ पे परिमाण लिखा हुआ है इसलिए इसको नहीं लगाया गया है, तो इस तरीके से अगर इसको काट दें और इसे लिखें तो इसको भी हम इसे इस तरह से निरूपण कर सकते हैं। अब हम क्या निकालें, एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग जो परिणाम निकाले उसका स्क्वायर, प्लस वाई अक्ष के अकॉर्डिंग जो निकाले हैं, जो जेड अक्ष के अकॉर्डिंग निकाले हैं उसका, सारे को स्क्वायर करके क्या कर दिए, रूट से हटाएं तो क्या आ गया 5 आ गया है। तो ये हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड 5 हो गया। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है। जितने यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको एक बार बता दिए हैं दोस्तों। ये क्या किया गया, आरआरबी एएलपी में क्या पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है कि 12 न्यूटन 8 न्यूटन परिणाम के 2 बल एक वस्तु पर कार्यरत है, तो वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल का अधिकतम मान क्या होगा। तो अधिकतम मान कैसे निकालेंगे, तो आर मैक्स निकालेंगे। ठीक है, तो आर मैक्स बराबर क्या बताए थे कि जो भी दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, अगर ए इक्वल टू दिया हुआ है क्या 12 न्यूटन, बी इक्वल टू क्या दिया हुआ 8 न्यूटन, तो दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो अधिकतम क्या हो गया 20 न्यूटन। आर मैक्स बराबर, अगर मिनिमम पूछता तो क्या करते 12 में से 8 को घटा देते। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। अगर रेंज पूछता दोनों का तो क्या करते, मैक्सिमम निकाल लेते और मिनिमम निकाल लेते, और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम 20 आ गया है और ये दोनों को माइनस करते तो क्या आता 4 आता, तो 4 से 20 के में जो भी होता वो क्या होता है, इसका परिणामी बल हो सकता था। ठीक है, लेकिन अगर 4 से 20 के बीच में अगर जो भी ऑप्शन में नहीं होता वो क्या हो सकता था, तो नहीं हो सकता। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो स्पीड एंड वेलोसिटी आएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं वेक्टर और स्केलर आपको समझ में आया होगा। तो चलिए धन्यवाद। अगर आप इसके पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं यूनिट एंड डायमेंशन का, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं।